दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ विदाई संभाषण से। विदाई संभाषण प्रसिद्ध साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखे गए शिव शंभू के चिट्ठे, जिनमें उनके बहुत सारे निबंध संकलित है, उनका एक छोटा सा अंश है। बाल मुकुंद गुप्त अपने समय के बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं और ख़ास तौर से व्यंग्यात्मक रूप से तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग करने में आपकी कलम बहुत ही तीव्र गति से चली है। तो इस वीडियो में हम बाल मुकुंद गुप्त का एक परिचय और साथ ही पाठ का सार पढ़ेंगे। उसके बाद जो मूल पाठ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक यथासंभव पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे। इस पंक्ति का ही अर्थ है कि जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है, मतलब व्यक्ति अपने आप को, समाज को देख करके चीज़ें लिखता है और जो लिखता है कोशिश करता है कि जो दूसरे के लिए कहता है कि ये न किया जाए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, वो स्वयं पर भी लागू होता है और होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दूसरे से तो अपेक्षा कर लेते हैं कि वो ऐसा न करे, ऐसा करे, लेकिन जैसे हमारे अपने ऊपर आती है वो चीज़ें तो हम उसमें कहीं ना कहीं टाल जाते हैं या थोड़ी शिथिलता बरत लेते हैं। हम उससे छूट जाते हैं, अपने आप को छूट दे देते हैं उसके लिए। तो एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला होना चाहिए। शो यानी कि दिखावा, जो आप प्रस्तुत करते हैं, मंच पर करते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। और ड्यूटी यानी कर्तव्य, आपका काम क्या है, जो होना चाहिए। तो दोनों में भेद न रह करके एक जैसी स्थिति होनी चाहिए किसी हद तक। तो उसमें से आप अगर सही कर पाएंगे तो आप दोनों में कोई चीज़ें भेद नहीं होंगी। जैसा आप लिखेंगे, जैसा दिखेंगे, वैसा ही करेंगे। अन्यथा फिर होगा ये कि आप करेंगे कुछ और लेकिन कहेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और। तो ये मतलब है यहाँ पर इसका। अब हम पढ़ते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का परिचय। जन्म इनका सन 1865 ईस्वी में हुआ, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में जो है। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। उस समय के रचनाकारों की एक खास विशेषता रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन रचनाकार रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त, कि कोई ना कोई पत्रकारिता से जुड़े हुए रचनाकार रहे हैं ये सब। क्योंकि तत्कालीन समय में राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों पर साहित्य के माध्यम से कटाक्ष करने के लिए पत्र पत्रिका और अखबार एक बड़ा माध्यम रहा है। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है शिव शंभू के चिट्ठे, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है और तत्कालीन समय के अंग्रेज शासकों के विरुद्ध आपने प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। आपकी मृत्यु सन 1907 में हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। दरअसल उस समय हिंदी इतनी अधिक प्रचलित नहीं थी, बहुत
कम स्तर पर प्रचलित थी और उसका जो रूप था वो भी अनेक तरह से विभाजित था। जो आज हम हिंदी लिख पढ़ बोल रहे हैं, जिसको खड़ी बोली कहा जाता है, वो हिंदी नहीं थी बल्कि दूसरे स्वरूप में थी। अतः प्रारंभिक शिक्षा या तो उर्दू में या फिर बहुत सारी जगह संस्कृत में या फिर अंग्रेजी में दी जाती थी। तो अतः बहुत सारे विद्वानों की, बहुत सारे लोगों की शिक्षा प्रारंभ में उर्दू, अंग्रेजी या जैसे क्षेत्र विशेष की बात करें तो बांग्ला या फिर संस्कृत या फिर उड़िया या जहाँ जहाँ जो भाषा ज़्यादा प्रचलित थी बोली, उसमें शिक्षा होती थी। लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी सीख ली और विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, यानी कि अपने आप पढ़ करके। तो यहाँ एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या किसी को भी प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि गुप्त जी ने स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि तत्कालीन समय में बहुत कम शिक्षण संस्थान थे और थे जो बहुत महंगे थे, हर किसी के बस की ये नहीं था कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन यदि वो उच्च शिक्षा के बजाय ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, डिग्रियां नहीं लेकर के शिक्षा समझ प्राप्त करना चाहता है, तो वो स्वाध्याय कर सकता है, स्वयं पढ़ सकता है। तो इस तरह से आपने पढ़ करके खूब ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। गुप्त जी ने उस समय खड़ी बोली में खूब रचनाएं लिखी, और न कि रचनाएं लिखी बल्कि दूसरे लोगों को प्रेरित भी किया। तो एक तरह से इस भाषा को और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक बाल मुकुंद गुप्त का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। उन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है, यानी कि इन दोनों युगों के मध्य में आपने रचना की है और आपका रचनाकाल इस समय का रहा है। और विशेष रूप से द्विवेदी युग में खड़ी बोली को अधिक प्रचारित प्रसारित किया गया या स्थापित किया गया, करने का प्रयास किया गया। स्वयं द्विवेदी जी ने किया और मैथिली शरण गुप्त ने किया और दूसरे बहुत सारे लोगों ने किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका एक निकालते थे, जिसमें उन्होंने हिंदी को सही, एक और शुद्ध रूप में प्रचारित करने के लिए खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रेरित किया, उसके प्रति लिखने के लिए प्रेरित किया। तो बाल मुकुंद गुप्त भी उनमें से एक थे। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। तत्कालीन समय में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश पर जो शासन चल रहा था, उसमें लोगों के प्रति एक सकारात्मकता और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए बाल मुकुंद गुप्त जैसे लोगों ने पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में हस्तक्षेप किया और लोगों को प्रेरित किया, स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति, अपने देश की मिट्टी के लगाव के प्रति। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे, यानी कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों का सृजन बराबर वो करते रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी, यानी कि आज़ादी प्राप्त करने का एक जरिया थी, तरीका थी। और यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। बहुत सारे लोग उस समय ऐसे थे जो कि किसी कारण से बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख पाते थे, डर के कारण कि अंग्रेज हमें प्रतिबंधित कर दें, हमारी रचना को प्रतिबंधित कर दें, हमें प्रताड़ित कर दें। लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे भी थे जिनमें एक निडरता थी कि जो गलत है उसके खिलाफ बोलना है, फिर चाहे वह रचना या हम किसी भी रूप से प्रतिबंधित हो जाएं। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। ये शिव शंभू के चिट्ठे या फिर हम कहें बाल मुकुंद गुप्त की लेखन शैली का एक विशिष्ट गुण है कि उनकी रचना में, उनकी लेखनी में व्यंग और विनोद का पुट इतना प्रभावी है कि उनकी रचनाओं को 3-4 लेखकों की रचनाओं के मध्य रखा जाए तो वो आसानी से पहचानी जा सकती है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे।
अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। यानी कि सिर्फ किसी भी शब्द को बड़ा रचनाकार कह रहा है या दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो उसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि एक तर्क संगत बहस करके उसके प्रति एक जिज्ञासा है जानने की कि इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए, किस तरह से। तो ये इस तरह से इन्होंने कई शब्दों को लेकर के अनेक विद्वानों से बातचीत की। अब हम बात करते हैं जो ये पाठ है विदाई संभाषण, इसकी। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है, यानी कि इस शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यानी उस समय भारतीयों की क्या स्थिति थी, कैसा महसूस कर रहे थे। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। तो इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने और देश की महत्वपूर्ण संपदा को अपने लिए उपयोग में लेने की स्थिति पर शिव शंभू के चिट्ठे में गुप्त जी ने गंभीर व्यंग्य किया है। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता होती है कि जहाँ पर भी असंगत दिखाई दे उसके खिलाफ आप लिख सकें, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार के ऊपर जब पत्रकारों ने लिखना प्रारंभ कर दिया तो अंग्रेज़ों को लगा कि हमारी जो स्थिति है वो जल्दी ही बेकार हो जाएगी और लोगों के सामने हमारी छवि खराब होगी या हमारी वास्तविकता पहुंच रही है। तो इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अखबार जो भी लिखेगा उससे पहले अंग्रेज़ सरकार उसको देखेगी और तब उसे पब्लिश करेगी, और जैसे ही कोई खबर उनके खिलाफ दिखाई देती वो उस खबर को या अखबार को बंद करवा देते। अंततः काउंसिलिंग में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। और जब उनकी मनमर्जी धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई कि लोग विरोध करने लगे, न कि भारतीय बल्कि अंग्रेज़ भी, तो आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है कि जैसे लॉर्ड कर्जन किस तरह से लाचार थे, ऐसे भारतीय लोग भी बेबस थे, दुखी थे, लाचार थे। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। निश्चित रूप से जब शासन ऐसा रूप अख्तियार करेगा, ऐसा रूप दिखाएगा आम जनता के सामने जो कि किसी न किसी प्रकार से उनके लिए एक डिक्टेटरशिप होगी, तो वो हर किसी के लिए कष्टदायक होगा। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। यानी कि जब कुछ भी लिखने पर प्रतिबंध था, ऐसी स्थिति में व्यंग्यात्मक रूप से हास्य और विनोद की बात करना, संजीदगी और नवीन भाषा का प्रयोग करते हुए रवानगी की बात करना, वास्तव में लेखक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त जी के लिए एक साहस का कार्य है। लेकिन फिर भी उनमें एक लिखने की ललक थी और साथ ही साथ आम लोगों को प्रेरित करने के लिए या जहाँ पर भी विसंगति देखते थे उसके खिलाफ लिखने के लिए वो अपने आप को बाध्य करते थे, मजबूर करते थे कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है, जहाँ भी मैं गलत देखूं उसके खिलाफ बोलूं, लिखूं।
तो उन्होंने लिखा। तो विद्यार्थियों, अब आगे हम इस पाठ का वाचन करेंगे और उसका अर्थ और भाव और व्याख्या स्पष्ट करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो में हम ये जो चीज़ें बताई हैं यहीं तक सीमित करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।